So, hello everybody. Welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy. तो लास्ट जो वीडियो की बात हम लोगों ने की थी क्लास 12th के लिए, जिसके अंदर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर को कर रहे हैं। तो हम लोगों ने जो है वो पोलन स्टडी तक, यानी कि पोलन बैंक्स एंड क्रायो प्रिजर्वेशन, इस टॉपिक तक हम लोगों ने जो है बात की थी लास्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, हम लोगों ने ये सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, एंथल वॉल लेयर्स, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, एंथर का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, ये सारी बातें हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट वीडियो के अंदर कर ली थी। और उससे लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो है बेसिक बेसिक जो टॉपिक्स थे, ठीक है, यानी कि जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था वो कवर कर लिया। ठीक है, अभी आज की जो वीडियो रहने वाली है इसके अंदर जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। यानी कि मेल गेमेटोफाइट का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, किस तरीके से उसकी डेवलपमेंट होती है, वो सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कर रहे हैं। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले अगर आपने लास्ट की दो वीडियोस नहीं देखी है देन उनका लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आप अगर यूट्यूब चैनल पे विजिट करेंगे तो क्लास 12 2025-26 के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी इंक्लूडिंग सिलेबस। ठीक है, तो जितनी भी वीडियोस आएंगी वो सारी उसी प्लेलिस्ट के अंदर जाने वाली है। ठीक है, तो आप वहां से जाके भी उसको देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो नोट्स रहेंगे ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल, ठीक है, जो कि द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से, उसको ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं, वो सारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही अपलोड होते हैं। ठीक है, सो आप जो है टेलीग्राम चैनल को जो है बेसिकली ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं नाउ। pollen grains और microspore divides mitotically into two cells। अब जो pollen grains होते हैं, ठीक है, अब pollen grains क्या होते हैं, pollen grain का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, उसके ऊपर लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने काफी डिटेल में बात की थी। ठीक है, अब pollen grains क्या करते हैं, माइटोटिकली डिवाइड करते हैं, यानी माइटोटिक डिवीजन शो करेंगे। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन क्या करेंगे, शो करेंगे। माइटोटिक डिवीजन क्या होती है, इट इज इक्वेशनल डिवीजन। मियोटिक डिवीजन क्या होती है, दैट इज रिडक्शनल डिवीजन, है ना। यानी कि बेसिकली 2n से n होता है मियोटिक डिवीजन के अंदर। माइटोटिक के अंदर क्या होगा, बेसिकली माइटोटिक के अंदर जो है इक्वेशनल डिवीजन जो है वो अकर करेगी। ठीक है, अब क्या होगा, वो दो सेल्स के अंदर जो डिवाइड कर रहा है तो उनमें क्या होगा, द फर्स्ट विल बी वेजिटेटिव सेल। ठीक है, और वेजिटेटिव सेल क्या होता है, वेजिटेटिव सेल इज लार्जर इन साइज। ओके, एंड द सेकेंड वन इज स्मॉलर जनरेटिव सेल। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं वेजिटेटिव सेल की, सो इट इज बिगर इन साइज एंड हैज अबंडेंट फूड रिजर्व एंड इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस। ठीक है, यानी कि जो वेजिटेटिव सेल होगा वो काफी बड़ा होगा साइज में एज कंपेयर टू द जनरेटिव सेल। वहां पर अबंडेंट फूड रिजर्व जो है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, और जो न्यूक्लियस होगा वो इरेगुलर शेप होगा। ठीक है, जनरेटिव सेल क्या होता है, इट इज स्मॉल एंड इट फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। ठीक है, यानी कि जो जनरेटिव सेल होता है वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर इट कीप्स फ्लोटिंग एंड इट इज स्पिंडल शेप विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म होता है वो काफी डेंस होता है और एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओके, नाउ pollination or shedding of pollen grains takes place at two-celled stage in 60% of angiosperms. This point is very very important. ठीक है, देखो जो pollination है, अब ये जो है, ठीक है, जहां पर वेजिटेटिव सेल प्लस जनरेटिव सेल प्रेजेंट है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है टू सेल स्टेज ऑफ pollen। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है टू सेल स्टेज ऑफ pollen grain। ठीक है, अब 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो शेडिंग ऑफ pollen grains है, रिलीज ऑफ pollen grain या पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है, वो इस पर्टिकुलर स्टेज पे अकर कर जाते हैं। ठीक है, बाकियों के अंदर क्या होता है, जो जनरेटिव सेल होता है, बहुत ध्यान से समझना, जो जनरेटिव सेल होता है वो दो मेल गैमेट्स और के अंदर क्या करता है, बेसिकली डिवाइड करता है। ठीक है, यानी कि होगा क्या, अब क्या है, बेसिकली वेजिटेटिव सेल ऑलरेडी था, जो ये जनरेटिव सेल है, ठीक है, ये क्या करता है, बेसिकली दो मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, दो मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है।
ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, बेसिकली 3 सेल्स हो गए। ठीक है, इसीलिए इस पर्टिकुलर स्टेज को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है 3 सेल स्टेज, जहां पर जनरेटिव सेल जो है वो फर्दर 2 मेल गैमेट्स के अंदर डिवाइड करता है। ठीक है, जहां पर जो जनरेटिव सेल है वो 2 मेल गैमेट्स के अंदर फर्दर डिवाइड करता है, उसी को बोला जाता है 3 सेल स्टेज, उसी को बोला जाता है 3 सेल स्टेज। ठीक है, बाकियों के अंदर जो है 3 सेल स्टेज के ऊपर यानी कि पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। The male gametes are non-motile and amoeboid. They are slightly unequal in size. Such a pollen will be called a three-celled pollen or mature male gametophyte. अब इसी को 3 सेल्ड pollen भी बोला जाता है या फिर mature male gametophyte भी बोला जाता। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चों को अक्सर नहीं समझ में आता। मैंने कोशिश की है कि मैं जितना सिंप्लीफाई हो सके, जितना आराम से हो सके समझाऊं। सो आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम है, देन प्लीज पोस्ट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, मैं ट्राई करूंगी कि जो नेक्स्ट पार्ट आए वीडियो को उसके अंदर जो है उसको कंप्लीटली क्या कर सकूं, आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकूं। ठीक है, अब ये बेसिकली आपको क्या दिखाया हुआ है, दिस इज द व्यू ऑफ पोलन ग्रेन टेट्राड। ठीक है, पोलन टेट्राड की बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या दिखाया हुआ है, यहाँ पर आपको एक माइक्रोस्पोर का स्टेजेस दिखाए हुए हैं। ठीक है, जैसे जैसे इट मैच्योर्स इनटू पोलन ग्रेन। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है बेसिकली, यहाँ पर दीज आर द वैक्यूल्स। ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियस। अब यहाँ पर क्या है, स्पिंडल शेप आपको देखने को मिल रही है। फिर फर्दर क्या हुआ, दिस वन इज द लार्ज वन इज वेजिटेटिव सेल एंड द स्मॉलर वन इज generative cell which is floating into the cytoplasm of vegetative cell। ठीक है, which is floating into the cytoplasm of vegetative cell। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर आपको स्टेजेस ही दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फीमेल स्ट्रक्चर के ऊपर। अब हम लोग चलेंगे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम और द ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सेल। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले इफ आई टॉक अबाउट गाइनीशियम, सो गाइनीशियम क्या है, गाइनीशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, ये बात हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो के अंदर भी कर चुके थे। अब क्या होता है, ठीक है, मोनोकार्पिलरी के अंदर क्या होता है, सिंगल पिस्टिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, कार्पल या पिस्टिल जो है इट इज वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, और उसके अंदर क्या होता है बेसिकली, फर्दर स्टिग्मा, ठीक है, स्टाइल एंड ओवरी प्रेजेंट होती है। ये सारी बातें अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली ठीक है, एक फ्लावर जो है वो मोनोकार्पिलरी कब होगा, जब सिंगल पिस्टिल होगा। मल्टी कार्पिलरी कब होगा, जब मोर देन वन पिस्टिल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, बहुत ही बेसिक बात है। अब मल्टी कार्पिलरी पिस्टिल भी एपोकार्पस हो सकता है या सिनकार्पस हो सकता है। अब एपो और सिन क्या होते हैं, सिन से हमें क्या समझ में आ रहा है, सिन से हमें समझ में आ रहा है फ्यूज्ड। ठीक है, यानी कि जब कार्पल्स जो है वो फ्यूज्ड होंगे, एक साथ फ्यूज्ड होंगे, तो उस केस में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सिनकार्पस मल्टी कार्पिलरी पिस्टल बोलते हैं। ठीक है, और उसका एग्जाम्पल क्या होता है, उसका एग्जाम्पल होता है पेपरमिंट। ठीक है, एपोकार्पस में क्या होगा, ठीक है, एपोकार्पस को आप अलग से याद रख सकते हैं। ठीक है, बेसिकली सो इसमें क्या होता है, द कार्पल्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, सो बेसिकली उसका एग्जाम्पल क्या होता है, उसका एग्जाम्पल होता है मिशेलिया। ठीक है, उसका एग्जाम्पल होता है मिशेलिया। ठीक है, यानी कि जो अभी तक हम लोगों ने बात की, गाइनीशियम क्या होता है, गाइनीशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, अब एक फ्लावर जो है बेसिकली या तो मोनोकार्पिलरी हो सकता है, मोनोकार्पिलरी कब होगा, जब सिंगल पिस्टिल प्रेजेंट होगा। मल्टी कार्पिलरी कब होगा, जब मोर देन वन पिस्टिल प्रेजेंट। अब मल्टी कार्पिलरी पिस्टल में भी क्या हो सकता है, तो एपोकार्पस कंडीशन हो सकती है, सिनकार्पस कंडीशन हो सकती है। ठीक है, एपोकार्पस कब होगी, एपोकार्पस तब होगी जब जो कार्पल्स है वो एक दूसरे से फ्री होंगे, अटैच नहीं होंगे। ठीक है, और वो हमको मिशेलिया में देखने को मिलती है। सिनकार्पस कब होंगे, जब जो कार्पल्स है वो फ्यूज्ड होंगे एक साथ में, और उसका एग्जाम्पल होता है पेपर। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम लोग बात कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ अ पिस्टिल और कार्पल। अब इसके क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। द फर्स्ट पार्ट इज स्टिग्मा। अब स्टिग्मा का क्या फंक्शन होता है, स्टिग्मा जो है इट सर्व्स एज अ
लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स आफ्टर पॉलिनेशन, यानी कि पॉलन ग्रेन्स जो है जब पॉलिनेशन के बाद में शेड ऑफ होते हैं तो पॉलन ग्रेन्स कहाँ पे लैंड करते हैं, पॉलन ग्रेन्स जो लैंड करते हैं, पॉलन ग्रेन्स लैंड करते हैं स्टिग्मा के, ठीक है। स्टाइल क्या होता है, इट इज इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा, ठीक है, यानी कि स्टिग्मा से नीचे का ये जो इलोंगेटेड पतला सा पार्ट होता है दैट इज स्टाइल, ठीक है। एंड ओवरी क्या होती है, बेसिकली ओवरी इज द बेसल बल्ज्ड पार्ट, ठीक है, ओवरी इज द बेसल बल्ज्ड पार्ट ऑफ द पिस्टिल, एंड लास्ट में क्या होता है बेसिकली थैलेमस, ठीक है, लास्ट में क्या होता है थैलेमस होता है, ठीक है। अब ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवरी हैज ओवेरियन कैविटीज विद वन और मोर चैम्बर्स, जिनको क्या बोला जाता है लॉक्यूल्स बोला जाता है, ठीक है, ओवेरियन लॉक्यूल्स भी बोला जाता है, ठीक है, यानी कि जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी होती है जिसके अंदर फर्दर क्या होते हैं चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, ओवरी की जो ओवेरियन कैविटी होती है उसके अंदर चैम्बर्स होते हैं जिनको लॉक्यूल्स बोला जाता है, या कई बार ओवेरियन लॉक्यूल्स भी बोला जाता है, ठीक है। और जो प्लासेंटा है इट इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, ओके, जो प्लासेंटा होती है दैट इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। नाउ अराइजिंग फ्रॉम द प्लासेंटा आर मेगास्पोरेंजिया कॉमनली नोन एज ओव्यूल्स, यानी कि प्लासेंटा से क्या अराइज करते हैं, प्लासेंटा से अराइज करते हैं मेगास्पोरेंजिया, जिनको कॉमनली ओव्यूल्स भी बोला जाता है, ठीक है। अब ओवरी के अंदर क्या हो सकता है, सिंगल ओव्यूल भी हो सकता है, सिंगल ओव्यूल किस में मिलता है, व्हीट राइस मैंगो के अंदर मिलता है, ठीक है। और मेनी ओव्यूल्स भी हो सकते हैं जैसे कि पपाया वाटरमेलन एंड ऑर्किड्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलो एक बार ये डायग्राम भी देख लेते हैं। अब ये डायग्राम में आपको क्या देखने को मिल रहा है, द फर्स्ट पार्ट इज डाइसेक्टेड फ्लावर ऑफ हिबिस्कस शोइंग पिस्टिल, ठीक है, तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, हिबिस्कस के अंदर आपको दिखाया हुआ है, ठीक है, हिबिस्कस के अंदर आपको दिखाया हुआ है, ओके, यस, ये आपको हिबिस्कस का जो है बेसिकली, हिबिस्कस का जो है पिस्टल का सेक्शन आपको दिखाया हुआ है। नाउ दिस वन इज, इसको देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर आपको जो है बेसिकली क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर हमें ये नजर आ रहा है कि जो कार्पल्स हैं दे आर फ्यूज टुगेदर, ठीक है, जो कार्पल्स हैं दे आर फ्यूज टुगेदर, एंड दिस वन इज मल्टी कार्पिलरी सिन कार्पस कंडीशन, और ये किसमें आपको देखने को मिल रही है, ये आपको देखने को मिल रही है पेपावर के अंदर, ठीक है, ये आपको देखने को मिल रही है पेपावर के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर जो कार्पल्स है, ठीक है, दे आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, वो इस तरीके से फ्यूज नहीं है, देखो, ठीक है, सो यहाँ पर क्या होगा बेसिकली, यहाँ पर जो कंडीशन हो जाएगी दैट इज मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस कंडीशन, जो आपको किसमें देखने को मिली थी, मिशेलिया के अंदर देखने को मिली थी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब ये जो है आपको एक एनाट्रोपस ओव्यूल दिखाया हुआ, ओव्यूल से काफी सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है, सो इस डायग्राम को हम लोग तब डिस्कस करेंगे जब हम लोग ओव्यूल के सेक्शन को आगे बहुत अच्छे से स्टडी करें, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, बेसिक बातें डिस्कस कर ली, ठीक है, गाइनीशियम के बारे में डिस्कस कर लिया, पिस्टिल के पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लिया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द डिस्कशन ऑफ ओव्यूल, ठीक है, अब हम लोग ओव्यूल को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब ओव्यूल क्या होता है, इट इज इंटेग्यूमेंटेड इंडिहाइसेंट मेगास्पोरेंजियम, ठीक है, यानी कि वो मेगास्पोरेंजियम जो इस टाइम पे इट हैज इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है, वहां पर क्या होता है इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और इट इज इनडिहाइज्ड, ठीक है, वो इनडिहाइज्ड होता है यानी कि डिहाइज नहीं हुआ हुआ, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है ओव्यूल। अब अगर मैं बात करूं ओव्यूल के स्ट्रक्चर की, ठीक है, ओव्यूल के स्ट्रक्चर की, तो उसमें काफी सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो एक एक करके सभी पार्ट्स को देखते हैं। सबसे पहले इफ आई टॉक अबाउट फ्यूनिकल, तो फ्यूनिकल क्या होता है, द स्टॉक ऑफ ओव्यूल बाय विच इट रिमेन्स अटैच्ड टू द प्लासेंटा। अब जो ओव्यूल होता है ना वो प्लासेंटा से अटैच्ड रहता है, तो जिस स्टॉक के थ्रू अटैच्ड रहता है, ठीक है, उस स्टॉक को ओव्यूल की बोला जाता है फ्यूनिकल, ठीक है, उस स्टॉक को बोला जाता है फ्यूनिकल, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज द फ्यूनिकल, ठीक है, जहां से क्या है बेसिकली, जहां से वो प्लासेंटा से अटैच्ड होता है, ठीक है, जहां से वो प्लासेंटा से अटैच्ड होता है। नाउ इफ वी मूव नेक्स्ट विच इज हाइलम, अब हाइलम क्या होता है, द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल और द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकुलस टू द बॉडी ऑफ ओव्यूल,
यानी कि ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का जो जंक्शन है वो, या फिर किस तरीके से बोल सकते हैं, वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जहां से फ्यूनिक्यूलस जो है वो ओव्यूल की बॉडी से अटैच्ड है, उसी को बोला जाता है हाइलम। ठीक है, अब यहां से देखो, यहाँ पर क्या है बेसिकली, जो फ्यूनिकल है, ठीक है, वो ओव्यूल की बॉडी से अटैच्ड है। ठीक है, फ्यूनिकल जो है वो ओव्यूल की बॉडी से अटैच्ड है। तो इनके बीच का जो जंक्शन है, ठीक है, इनके बीच का जो जंक्शन है, दैट इज पर्टिकुलरली नोन एज हाइलम। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, हाइलम बोला जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ इफ आई टॉक अबाउट इंटेग्यूमेंट्स, तो इंटेग्यूमेंट्स क्या होते हैं बेसिकली, दीज आर प्रोटेक्टिव कवरिंग्स, ठीक है, प्रोटेक्टिव एनवेलप्स व्हिच सराउंड्स द बॉडी ऑफ ओव्यूल। ठीक है, यानी कि इंटेग्यूमेंट्स क्या करते हैं, ओव्यूल की बॉडी को सराउंड करके रखते हैं, उसकी प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ठीक है, अब ये क्या है बेसिकली, दिस वन इज द आउटर इंटेग्यूमेंट एंड दिस वन इज द इनर इंटेग्यूमेंट। ओके, दिस वन इज द इनर इंटेग्यूमेंट। ठीक है, और इनका काम बेसिकली क्या होता है, प्रोटेक्शन का काम। ठीक है, नेक्स्ट इज द माइक्रोपाइल और द माइक्रोपाइलर एंड। अब ये क्या होता है बेसिकली, दिस इज द पोर और पैसेज विच इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ ओव्यूल वेयर इंटेग्यूमेंट इज एब्सेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपसे कोई पूछे कि इंटेग्यूमेंट कौन से एंड पे प्रेजेंट नहीं होता, तो इंटेग्यूमेंट इज एब्सेंट एट द माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर जो है इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, इट इज अ पोर और पैसेज। ठीक है, ओके, इट इज अ पोर और पैसेज जो कि ओव्यूल के टिप पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ओव्यूल की टिप पे प्रेजेंट होगा। नाउ दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड, देख रहे हो, दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड टिप के ऊपर बिल्कुल प्रेजेंट है। और यहाँ पर आपको इंटेग्यूमेंट्स देखने को नहीं मिल रहे। ठीक है, यहाँ पर क्या है बेसिकली, देखो, आपको एक पोर टाइप का देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर जो है इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर आपको इंटेग्यूमेंट्स देखने को नहीं मिल रहे। सो बेसिकली दिस इज द माइक्रोपाइल। ठीक है, और इसी को माइक्रोपाइलर पोल बोला जाता है। ठीक है, द नेक्स्ट इज द चैलेजा। ठीक है, अब चैलेजल एंड जो होता है दैट इज द ऑपोजिट ऑफ माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, और ये जो है इट रिप्रेजेंट द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। ठीक है, यानी कि जो बेसल पार्ट होता है वो कौन सा पार्ट होता है, दैट इज द चैलेजल एंड। ठीक है, और जो माइक्रोपाइलर होते हैं वो क्या होता है बेसिकली, एट द टिप होता है। ठीक है, जो माइक्रोपाइल होता है वो एट द टिप होता है, चैलेजल जो होता है वो एट द बेस होता है। ठीक है, न्यूसेलस क्या होता है, इट इज अ पैरेन्काइमेटस मास ऑफ टिश्यू एनक्लोज्ड विद इन द इंटेग्यूमेंट्स एंड इट फॉर्म्स द बॉडी ऑफ ओव्यूल। ठीक है, यानी कि वो पैरेन्काइमेटस मास टिश्यू का जो क्या करता है बेसिकली, इंटेग्यूमेंट्स के अंदर एनक्लोज्ड होता है और ओव्यूल की बॉडी फॉर्म करता है, उसी को बोला जाता है न्यूसेलस, उसी को बोला जाता है न्यूसेलस। अब देखो यहाँ पर, ये माइक्रोपाइल माइक्रोपाइलर पोल हमने देख लिया, दिस इज द न्यूसेलस। ठीक है, दिस इज द न्यूसेलस। ठीक है, बेसिकली इट इज अ पैरेन्काइमेटस मास ऑफ टिश्यू, और ये क्या था बेसिकली, चैलेजल पोर। ठीक है, बेसल पार्ट, ठीक है, जो बेसल पार्ट है ओव्यूल का वो। ठीक है, नाउ द लास्ट वन इज एम्ब्रियो सैक। ठीक है, अब एम्ब्रियो सैक जो होता है इसको फीमेल गेमेटोफाइट भी बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एम्ब्रियो सैक को जो है ऑल्सो नोन एज फीमेल गेमेटोफाइट एंड इज लोकेटेड इन द न्यूसेलस। अगर आपसे कोई पूछे एम्ब्रियो सैक कहाँ पे लोकेटेड होता है ओव्यूल के अंदर, तो वो एम्ब्रियो सैक के अंदर लोकेटेड होता है। ठीक है, an ovule generally has a single embryo sac which is formed from a megaspore। यानी कि ओव्यूल के पास में एक सिंगल एम्ब्रियो sac होता है जो कि मेगास्पोर से फॉर्म, ठीक है, जो कि मेगास्पोर से फॉर्म होता है। ठीक है, सो दिस इज द एम्ब्रियो sac। ओके, दिस इज द एम्ब्रियो sac। और ये जो टाइप ऑफ ओव्यूल है दिस इज एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप के ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, अभी के लिए इस वीडियो में हम लोग नहीं बात करेंगे, क्योंकि सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो वो काफी एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, बट हम लोग टाइप्स देख लेते हैं, टाइप्स कौन कौन से होते हैं और उनके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। ठीक है, बाद में जो है जब हमारे पास में टाइम बचेगा या हम लोग एक्स्ट्रा जो टॉपिक्स करेंगे तो हम लोग इसको भी उसके अंदर इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ ओव्यूल, ये किस बेसिस पे होता है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव पोजिशन ऑफ माइक्रोपाइल, बॉडी ऑफ द ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ठीक है, तो यानी कि बेसिकली माइक्रोपाइल का पोजीशन किस तरीके से है। ठीक है, ओव्यूल की बॉडी और फ्यूनिकुलस की पोजीशन के बेसिस पे 6 टाइप के ओव्यूल होते हैं। द फर्स्ट वन इज ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, जिसका एग्जांपल क्या होता है, पाइपर, पोलीगोनम एंड साइकस। एनाट्रोपस इज मोस्ट कॉमन। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, यू विल बी सेइंग एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, और उसी का डायग्राम आपको दिया हुआ है, तो अगर इस तरीके से ही पूछा जाए कि टीचर्स बोल दे ड्रॉ डायग्राम ऑफ एन एनोट्रोपस ओव्यूल, तो आपको ये वाला डायग्राम बना के आना है। ठीक है, वहां पे ये नहीं कंफ्यूज हो जाना, अरे
मैंने तो ओव्यूल का डायग्राम पढ़ा था। अगर आप उसका पूरा नेम देखो, सो दैट इज बेसिकली एनाट्रोपस ओव्यूल। द थर्ड वन इज हेमी एनाट्रोपस, इसका एग्जांपल होता है रेनिकुलस। कैम्पाइलोट्रोपस इज इन द मेंबर ऑफ लेग्यूमिनोसी लूसीफेरी। एम्फिट्रोपस क्या होता है, लेमना, पॉपी एंड एलिस्मा। सस्टिनोट्रोपस का एग्जांपल होता है ओपनशिया, जो कि कैक्टेसी फैमिली से होता है, एंड इन द फैमिली प्लुम्बैगिनेसी। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। बेसिक बेसिक बातें हमने कर ली, टाइप ऑफ को हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बातें थी, और ये जो डायग्राम है ये भी आपके लिए जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस की अब हम लोग बात कर पा रहे हैं। आपको याद होगा लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात की थी, जहां पे हमने क्या बात की थी, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, है ना, फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल और द एमएमसी हमने बोला था। अब यहाँ पर सिमिलरली क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पर हो जाएगा, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, इसको बोला जाता है मेगास्पोरोजेनेसिस। अब मेगास्पोरोजेनेसिस या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इनमें से एक आपसे पूछा ही पूछा जाएगा पेपर के अंदर। ठीक है, अब क्या होता है, ओव्यूल्स दे जनरली डिफरेंशिएट। अच्छा ठीक है, ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा, सिंपल डेफिनेशन ही है। ठीक है, मेगास्पोर का जो फॉर्मेशन हो रहा है मेगास्पोर मदर सेल से, उसी को मेगास्पोरोजेनेसिस बोली जा रही है। ठीक है, अब ओव्यूल्स के अंदर क्या होता है, दे जनरली हैव अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल। कहां पर, इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ न्यूसेलस। ठीक है, यानी कि न्यूसेलस के माइक्रोपाइलर रीजन के अंदर ओव्यूल्स जो है बेसिकली दे डिफरेंशिएट इनटू अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल। अब ये जो एमएमसी होता है, इट इज अ लार्ज सेल विच हैज डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की हमने बात की थी, तो हमने बात की थी तो वहां पर मियोटिक डिवीजन हो रहा था। सिमिलरली यहाँ पर भी मियोटिक डिवीजन होगा, एंड इट फॉर्म्स अ लीनियर टेट्राड ऑफ 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। यानी कि जिस तरीके से माइक्रोस्पोर टेट्राड बना था, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना था ना, सिमिलर वे में यहाँ पर मेगास्पोर टेट्राड बनेगा। ठीक है, यहाँ पर मेगास्पोर टेट्राड बनेगा ऑफ हैप्लॉइड। ठीक है, इनकी प्लॉइड क्या होगी, हैप्लॉइड। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, जो एमएमसी होता है इसकी प्लॉइडी कितनी होती है, डिप्लॉइड होती है। ठीक है, मेगास्पोर की प्लॉइडी हैप्लॉइड होती है। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, इस केस में क्या होता है, जो मेगास्पोर टेट्राड बने, इनमें से सिर्फ वन जो होता है, एक जो होता है दैट इज फंक्शनल। ठीक है, और वो जनरली कौन से वाला होता है, विच इज एट चैलेजल एंड या फिर बेसल एंड। ठीक है, वो क्या होता है, फंक्शनल होता है। बाकी तीनों क्या हो जाते हैं, जो माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट। क्या, वो क्या हो जाते हैं, बेसिकली डीजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब इफ वी टॉक अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस इन मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, तो मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, सो मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस इसलिए इंपॉर्टेंट है, ताकि वहां पर ये इंश्योर हो सके कि जो फीमेल गैमेट बना है बिफोर फर्टिलाइजेशन, दैट इज हेप्लॉइड। क्योंकि क्या होगा, हेप्लॉइड फीमेल गैमेट विल फ्यूज विद हेप्लॉइड मेल गैमेट, देन ओनली वहां पर डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा। अगर मियोसिस नहीं होगी, रिडक्शनल डिवीजन नहीं होगी, और वहां पर जो प्लॉइडी वो 2n होगी, तो वहां पर हो सकता है ना कि 2n और n मिलके क्या ये 3n बनाएंगे, तो ऐसा तो नहीं होता है ना। सो बेसिकली ताकि वहां पर क्या है, बेसिकली जाइगोट का जो प्लॉइडी है वो भी ओके रहे। ठीक है, डिप्लॉयड जाइगोट हमारे पास में बने आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सो बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसीलिए मियोसिस का होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, मियोसिस का होना जो है बेसिकली बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। ओके, तो अब ये डायग्राम आप देखो, यहाँ पर क्या है, दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड दिस इज द मेगास्पोर मदर सेल, और ये क्या है, न्यूसेलस है। ठीक है, ये क्या है, न्यूसेलस है। अब क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पर क्या बनेगा, मेगास्पोर डायट बनेगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, मेगास्पोर टेट्राड बनेगा यहीं से। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, बेसिकली डिवीजन हुआ, उसके बाद में यहाँ पर फिर क्या बना, मेगास्पोर टेट्राड बना। अभी जो मेगास्पोर टेट्राड है, ठीक है, दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड दिस वन इज द चैलेजल एंड। तो अब इस केस में क्या होता है, जो
टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड के 3 मेगास्पोर्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं, और वो क्या कर जाएंगे, डीजेनरेट कर जाएंगे। जो चैलेजल एंड के ऊपर जो मेगास्पोर होता है दैट इज फंक्शनल, ठीक है, वो रहेगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फीमेल गेमेटोफाइट और द एम्ब्रियो सैक। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फीमेल गेमेटोफाइट और द एम्ब्रियो सैक, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इसको, जस्ट अ मिनट। यस, यस। सो जो पंचानन महेश्वरी थे, डॉक्टर पी महेश्वरी, इन्होंने क्या किया था, ही क्लासिफाइड द एम्ब्रियो सैक ऑन द बेसिस ऑफ, इसको कलर चेंज ही करते हैं ना, यस, he classified the embryo sac on the basis of number of megaspore nuclei which participate in the embryo sac formation, ठीक है। सो बेसिकली उन्होंने क्या किया, एम्ब्रियो सैक को क्लासिफाई किया, किस बेसिस के ऊपर, नंबर ऑफ मेगास्पोर न्यूक्लियाई जो एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन के अंदर क्या कर रही है, बेसिकली एक रोल प्ले कर रही है, उस बेसिस पे उन्होंने टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक को क्या किया, बेसिकली क्लासिफाई किया, ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक, द सेकेंड वन इज बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक, एंड द थर्ड वन इज टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक, ठीक है। थर्ड वन इज टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक, ठीक है, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक, बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक एंड द टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक, ठीक है। सो इस तरीके से उन्होंने टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक्स को क्या किया, बेसिकली डिवाइड किया, ठीक है। अब इस डायग्राम को अभी हम लोग देखें, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। Now if I talk about the development of monosporic embryo sac, जिसको पोलीगोनम टाइप भी बोला जाता है, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, पोलीगोनम टाइप ही बोला जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स के अंदर क्या होता है, the only functional megaspore develops into female gametophyte. This process of embryo sac formation from a single megaspore is known as monosporic development. अब देखो बहुत ध्यान से समझो, क्या लिखा हुआ है, मेजोरिटी ऑफ एम्ब्रियोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स के अंदर क्या होता है, जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो क्या करता है, फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर डेवलप करता है, ठीक है, फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर क्या करता है, बेसिकली डेवलप करता है। अब ये जो प्रोसेस है, ठीक है, जहां पर सिंगल मेगास्पोर जो है बेसिकली, ठीक है, जो सिंगल मेगास्पोर है वो इन्वॉल्व है फीमेल गेमेटोफाइट की डेवलपमेंट के अंदर, इसी टाइप की डेवलपमेंट को हमने मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोला, ठीक है। अब जो पोलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक होता है, इट इज फाउंड इन ऑलमोस्ट 80% ऑफ दी एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। एंड दिस डेवलपमेंट हैज बीन स्टडीड इन पॉलीगोनम बाय स्ट्रेसबर्गर, ठीक है। सो जो ई स्ट्रेसबर्गर थे, उन्होंने पॉलीगोनम के अंदर जो है इस टाइप को स्टडी किया था, ठीक है। द न्यूक्लियस ऑफ चैलेजल फंक्शनल मेगास्पोर विच इज फोर्थ फ्रॉम द माइक्रोपाइल, ये हम लोगों ने ऑलरेडी इस डायग्राम के अंदर देखा था, ठीक है। फोर्थ फ्रॉम द माइक्रोपाइल, ठीक है, जो चैलेजल वाला है उसकी बात हो रही है, ठीक है। सो बेसिकली उसका जो न्यूक्लियस होगा वो क्या करता है, इट डिवाइड्स माइटोटिकली, वो क्या करेगा, माइटोटिकली डिवाइड करेगा, एंड वहां पर दो न्यूक्लियाई फॉर्म करेगा, ठीक है, दो न्यूक्लियाई फॉर्म करेगा विच मूव्स टू अपोजिट पोल्स। अब वो दो न्यूक्लियाई क्या करेंगे, ऑपोजिट पोल्स के ऊपर चली जाएंगी, और वहां पर क्या बन जाएगा, टू न्यूक्लियट एम्ब्रियो सैक बन जाएगा, ठीक है। तो यानी सबसे पहले हुआ है, जो न्यूक्लियस ऑफ चैलेजल मेगास्पोर था, ठीक है, जो चैलेजल मेगास्पोर था वही फंक्शनल था, अब उसका न्यूक्लियस क्या करेगा, माइटोटिक डिवीजन शो करेगा, माइटोटिक डिवीजन शो करके वो क्या करेगा, बेसिकली दो न्यूक्लियाई बनाएगा जो ऑपोजिट पोल्स के ऊपर चली जाएंगी, और वहां पर क्या बन जाएगा, टू न्यूक्लियट एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब उसके बाद में क्या होता है, दो और सीक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन होगी, ठीक है, यानी दो से कितनी होंगी, चार होंगी, चार से फिर कितनी हो जाएंगी, आठ हो जाएंगी, यानी कि दो माइटोटिक डिवीजन वहां पर और होंगी, सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन होगी। उसी की वजह से पहले फोर न्यूक्लिएट और उसके बाद में एट न्यूक्लिएट स्टेजेस बनेंगे एम्ब्रियो सैक के, ठीक है। वन न्यूक्लियस फ्रॉम ईच पोल मूव्स टू द मिडल एंड दे फॉर्म पोलर न्यूक्लियाई। अब क्या होगा, बेसिकली हर पोल से, ठीक है, दोनों पोल्स में से एक एक न्यूक्लियस क्या करेगा, सेंटर में आएगा, और वो क्या फॉर्म करेगा, पोलर न्यूक्लियाई फॉर्म करेगा, ठीक है, वो क्या फॉर्म करेगा, पोलर न्यूक्लियाई फॉर्म करेगा।
अभी जो माइटोटिक डिविजन हो रही है, दीज आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर, ठीक है, यानी कि फ्री न्यूक्लियर का क्या मतलब है, न्यूक्लियर डिविजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन, यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन जो है वो इमीडिएटली नहीं जो है बेसिकली, ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन जब हो रहा है उसके इमीडिएट बाद वहां पर सेल वॉल फॉर्मेशन जो है नहीं होती, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी प्री न्यूक्लियर, ठीक है, न्यूक्लियर डिविजन्स आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन, ठीक है। अब इस स्टेज के ऊपर क्या होगा, बहुत ध्यान से समझो, देखो ये ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर अक्सर पूछा जाता है, तो इसको बहुत ध्यान से समझो, ठीक है। अब क्या होगा, three of the nuclei gets organized as a cell as cells at micropylar end which forms egg apparatus, ठीक है, one is the egg cell and two are synergids, यानी कि जो टोटल वहां पर 8 न्यूक्लियाई बनी, अब उनमें से क्या हुआ, तीन जो होंगी, तीन क्या हो जाएंगी बेसिकली माइक्रोपाइलर एंड पे क्या हो जाएंगी, ऑर्गेनाइज हो जाएंगी, एग एपरेटस बनाएंगी, ठीक है। अब एग एपरेटस के अंदर क्या क्या होता है, एग सेल होता है, ठीक है, प्लस दो सिनर्जिड्स होते हैं, ठीक है, दो क्या होते हैं, सिनर्जिड्स होते हैं, और तीनों की जो प्लॉइडी होती है वो कितनी होती है, एन, ठीक है, तीनों की जो प्लॉइडी होती है वो कितनी होती है, एन एन होती है, ठीक है। अब तीन न्यूक्लियाई ऑर्गेनाइज होके कहाँ जाएंगे, वो चैलेजल एंड पे जाएंगे एज एंटीपोडल सेल्स, अब इनकी भी जो क्लॉइडी होगी वो भी कितनी होगी, एन होगी, ठीक है। टू न्यूक्लियाई इन द सेंटर आर नोन एज पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, जो सेंटर में है वो क्या करेंगे, अभी हमने बात की थी ना कि वो क्या हो जाएंगी, सेंटर में आएंगी फ्रॉम ईच एंड, और वहां पर क्या बन जाएगा, पोलर न्यूक्लियाई बन जाएगा, उसका भी प्लॉइडी कितना होगा, एन होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया बेसिकली, जो पोलर न्यूक्लियाई है, सेल तो एक ही है ना, तो यानी यहाँ पर आपको कितने सेल्स देखने को मिल रहे हैं, 3 सेल्स आपको माइक्रोपाइलर एंड पे, 3 सेल्स आपको चैलेजन एंड पे देखने को मिल रही है, और एक सेल आपको सेंटर में देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर 7 सेल हो गए, बट न्यूक्लियाई कितनी है, सबके अंदर एक एक न्यूक्लियाई है, बट पोलर न्यूक्लियाई के अंदर क्योंकि 2 सेल से मिलकर पोलर न्यूक्लियाई बने, दैट मीन्स वहां पर न्यूक्लियाई भी कितनी है, 2 है, तो दैट मीन्स वहां पर 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्टेज जो है हो जाएगा, ठीक है, 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्टेज जो है हो जाएगा एम्ब्रियो सैक, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग इस डायग्राम को देखते हैं जो अभी तक हमने नहीं देखा, ठीक है। अब देखो बेसिकली यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, 2 सेल्स थे, उसके बाद में फिर माइटोटिक डिवीजन हुई, ठीक है, तो यहाँ पर 4 सेल्स बने, उसके बाद में यहाँ पर कितने हो गए बेसिकली, 8 सेल्स बन गए, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेसिकली 8 न्यूक्लिएट स्टेज आपको देखने को मिल गए, ठीक है, 8 न्यूक्लिएट स्टेज जो आपको देखने को मिल गए, ठीक है, क्योंकि यही तो हो रहा है ना, 2 न्यूक्लियस फिर 4, उसके बाद में 8, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, ये जो है दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है, और यहाँ पर इधर जो है ये वाला चैलेजल एंड ऊपर दिखाया हुआ है, यहाँ पर माइक्रोपाइलर एंड दिखाया हुआ है, अब यहाँ पर क्या होगा, दिस वन इज द चैलेजल एंड। अब इसको ना बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है, दिस वन इज द सेंट्रल सेल जहां पर दो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर क्या है, दो सिनर्जिड्स और एक एग सेल प्रेजेंट है, ठीक है, और चैलेजल एंड के ऊपर क्या प्रेजेंट है, 3 एंटीपोडल सेल प्रेजेंट। अब इसको अगर इस तरीके से देखा जाए तो चैलेजल एंड के ऊपर ये आपको देखो 3 एंटीपोडल्स दिख रहे हैं, 3 एंटीपोडल्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पर न्यूक्लियस भी कितने हैं, 3 है। पोलर न्यूक्लियाई जो है, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई सेंट्रल सेल के अंदर है, यहाँ पर सेल्स कितने हैं, 2 है, 2 सेल्स है, सॉरी सेल्स जो है आपके एक है, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ये पूरा जो है ये क्या है, पूरा एक सेल है और दो न्यूक्लियाई है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, दो सिनर्जिड्स है, एक एग सेल है, तो ये भी कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। और ये क्या नीचे फिलीफॉर्म एपरेटस है, फिलीफॉर्म एपरेटस का क्या काम होता है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज जो है आपको एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट के अंदर देखने को मिल रही है, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, ठीक है, सारी बात हम लोगों ने एक एक करके जो है डिस्कस कर ली। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक, अब हम लोग किसकी बात करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक की बात करेंगे। सो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सिनर्जिड्स को, जिनको हेल्पर सेल्स या कोऑपरेटिव सेल्स भी बोला जाता है, ठीक है, जिनको हेल्पर सेल्स या कोऑपरेटिव सेल्स भी बोला जाता है। These cells generally possess a micropylar nucleus and a chalazion vacuole. अब synergids के अंदर क्या होता है, they possess a micropylar nucleus, ठीक है, एक micropylar nucleus होगा, और chalazion end पे क्या होगा,
वैक्यूल होगा, ठीक है। Synergids lack a cell wall on their chelazal side at maturity and are characterized by presence of a filiform apparatus at the micropylor tip. अब जो synergids होते हैं इनके पास में सेल वॉल नहीं होती, कहाँ पर, चैलेजल साइड के ऊपर जो है सेल वॉल नहीं होती, एंड दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फिलिफॉर्म एपरेटस एट द माइक्रोपाइलर टिप, यानी कि सिनर्जिड्स के माइक्रोपाइलर टिप पे क्या होगा, देखो ये सिनर्जिड्स है, सिनर्जिड्स के माइक्रोपाइलर टिप पे ही आपको फिलिफॉर्म एपरेटस दिख रहे हैं, यही उन्होंने बोला हुआ, ठीक है। These are form of finger-like projection, each projection comprising core of microfibrils enclosed in a sheath, ठीक है। अब ये जो फिलिफॉर्म एपरेटस होते हैं, these are finger-like projections, ठीक है, these are finger-like projections. One synergid start to degenerate just with pollination, यानी कि जब pollination होता है तो इनमें से एक synergid क्या होता है उसी टाइम पे degenerate होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। Now, the synergids perhaps secrete some chemotropic substances. ठीक है, they secrete some chemotropic substances and they direct the pollen tube growth inside the embryo sac. Very, very important. Synergids का क्या काम है basically? ये क्या करते हैं, chemotropic substances जो है रिलीज करते हैं, ठीक है, यानी कि कुछ केमिकल्स जो है, ठीक है, जो ट्रॉफिक मूवमेंट के अंदर जो है यूज होते हैं या हेल्प करते हैं, ठीक है, वो सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं। एंड उसी की वजह से क्या होता है, बेसिकली पोलन ट्यूब का ग्रोथ इनसाइड द एम्ब्रियो सैक होता है, ठीक है। सो उसी के अंदर सिनर्जिड्स का काम होता है, ठीक है। सो सिनर्जिड्स जो है बेसिकली वहां पर यूज होते हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट एग सेल, एग सेल के अंदर क्या होता है, एग शोज साइटोप्लाज्मिक पोलैरिटी ऑपोजिट टू सिनर्जिड्स एंड इट्स वॉल इज थिकर एट द माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है, यानी कि जो एग सेल होता है उसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक पोलैरिटी होती है ऑपोजिट टू सिनर्जिड, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक पोलैरिटी होगी एंड उसकी जो वॉल है वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ज्यादा थिक होती है, ठीक है, ठीक है। ये जो है बेसिकली एग, ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो है इसका जो है थिकनेस जो है वो बेसिकली ज्यादा होती है, ठीक है। Usually, the egg has a micropylar vacuole and a chalazion nucleus, यानी कि एग के अंदर क्या होता है, माइक्रोपाइलर वैक्यूल होता है, एग के पास में क्या होगा, माइक्रोपाइलर वैक्यूल होगा और चैलेजल न्यूक्लियस होगा, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन एग एंड सिनर्जिड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एग और सिनर्जिड्स के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन जो है वो प्रेजेंट। Now, if I talk about antipodal cells, so antipodal cells जो होते हैं, these are vegetative cells, ठीक है, these are vegetative cells of embryo sac, and in most of the plants there are 3 antipodal cells. Most of the plants के अंदर 3 antipodal cells आपको देखने को मिलते हैं। Now, last में अगर हम लोग बात करें सेंट्रल सेल की, so it is the largest cell of the embryo sac, और ये क्या करता है, इनिशियली इट कंटेन्स 2 polar nuclei which just fuse just before fertilization to form a secondary nucleus or a definitive nucleus, जिसका जो है ploidy 2n होता है, यानी कि डिप्लॉयड जो है बेसिकली यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। सेंट्रल सेल जो है इनिशियली क्या होता है, 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगे, उसके बाद में क्या हो जाता है, जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन ये दोनों फ्यूज करते हैं और वापस सेकेंडरी न्यूक्लियस या डेफिनेटिव न्यूक्लियस जो है बेसिकली फॉर्म करते हैं, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। इसी के साथ में जो है बेसिकली हम लोगों ने फीमेल गेमेटोफाइट वाला भी जो पार्ट था उसको भी यहाँ पर कवर कर लिया। नेक्स्ट हम लोग जो करेंगे दैट विल बी अबाउट पॉलिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग पॉलिनेशन से स्टार्ट करेंगे, पॉलिनेशन क्या होता है, कितने टाइप को होता है, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन और बाकी सारी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया हो, ठीक है। वीडियो को मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं करती हूँ क्योंकि कई बार फिर वो क्या हो जाता है, बच्चों के लिए भी थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है। वन शॉट्स हो तो समझ में आता है, आपने पहले से किया हुआ है, बट क्योंकि अभी आप लोगों के लिए सारा कुछ नए एंड दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपका बेस फॉर्म करता है। सो मैं नहीं चाहती कि मैं इस चैप्टर को दौड़ाऊं, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो अच्छे से। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गए हो देन प्लीज पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपके सारे डाउट्स को आंसर करूं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक द वीडियो, डू share the video as well as the channel with your friends, and if you haven't subscribed to our YouTube channel then please do support us by subscribing to our YouTube channel. We will meet you with the next part of this chapter in the next video. Till then, keep learning.